हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे भोजन के पाचन के बारे में, क्योंकि हम पूरे के पूरे पाचन तंत्र की संरचना पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो आहार नाल और कुछ ग्रंथियों से मिलके बना है। उनकी स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, उनके कार्य हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा जो पाचन तंत्र है वो भोजन का पाचन करता कैसे है। तो भोजन के पाचन की जो क्रिया विधि है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है, यानी कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो आंसर आएगा मुख गुहा में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुख गुहा में जो पाचन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ दिखाएंगे हम? मुख गुहा में। मुख गुहा में पाचन के लिए कौन उत्तरदायी होती है? लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार। और लार में एक पाचक एंजाइम पाया जाता है, पाचन एंजाइम। ठीक है, और उस पाचन एंजाइम का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? टाइलिन। ठीक है, या फिर आप उसको एमाइलेज भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम हमें पता है भोजन में आए हुए स्टार्च को ये एंजाइम किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्टार्च जो था वो पॉलीसैकेराइड संरचना है, जबकि माल्टोज जो है वो एक छोटी सैकेराइड संरचना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थल जहाँ पाचन होता है वो रहता है आमाशय। ठीक है, आमाशय। आमाशय जो है वो दूसरी जगह है, यानी कि हमारी जो ग्रास नाल है, ग्रसनी है, इसमें कहीं पाचन नहीं होता। उसके बाद में डायरेक्ट जो पाचन हमें देखने को मिलता है आमाशय। अब हमें पता है आमाशय जो है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और आमाशय की भित्तियों में क्या पाई जाती है? ये है आमाशय की भित्ति। और आमाशय की भित्तियों में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। ठीक है, जिसमें से एक जठर ग्रंथि का अगर नाम मैं आपको बताऊं वो है ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो इनमें से एक टाइप है ऑक्जेंटिक सेल। ये बेसिकली क्या करती है? HCl को स्त्रावित करती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें ये जठर ग्रंथियां जो है इनमें से कोई एक प्रकार है, एक प्रकार की जठर ग्रंथि कौन सी है? ऑक्जेंटिक। तो जठर ग्रंथियों से क्या स्त्रावित किया जाता है? जठर रस स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, और जठर रस जो है वो किसका बना होता है? तो जठर रस में एक तो क्या प्रेजेंट होते हैं? श्लेष्मा पाया जाता है। इसके अलावा जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको स्त्रावित करने वाली कौन सी जठर ग्रंथि होती है? ऑक्जेंटिक सेल। और इसके अलावा जठर रस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीन चीजों से मिलके हमारा क्या बना होता है? जठर रस। श्लेष्मा का क्या कार्य होता है? श्लेष्मा जो है वो बेसिकली एक ही काम करेगी कि जो स्मूथ बनाए रखती है इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक, यानी कि आमाशय का जो वातावरण है, यानी कि श्लेष्मा जो है लुब्रिकेंट करने का काम करता है, यानी कि चिकना बनाए रखता है, लुब्रिकेंट में हेल्प करता है। दूसरा, श्लेष्मा जो है वो आमाशय भित्ति को सुरक्षित करती है या उसे बचाती है, किससे? HCl से। ठीक है, HCl का क्या काम है? HCl का पहला काम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये ऑक्जेंटिक सेल नाम की जठर ग्रंथि है, इसको स्त्रावित करती है। और इसी की वजह से जो है pH बहुत कम होती है, 1 से 2 pH हम देखते हैं जठर रस का होता है। जठर रस जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि HCl की उपस्थिति होने के कारण। जठर रस का जो पहला काम है वो क्या करती है? जो भी माइक्रोब्स आते हैं उनको मारने का काम करती है। तो ये किसको मारते हैं? मारने का कार्य करते हैं सूक्ष्म जीवों को।
ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, जो प्रोटीन पाचन एंजाइम जो होते हैं इनको सक्रिय करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो एंजाइम होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनको सक्रिय करने में इसका रहता है। और जो कठोर पदार्थ खाने के साथ आए हैं उन कठोर पदार्थों को घुलनशील बनाने का कार्य भी किसका रहता है, HCl का रहता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन से होते हैं, तो दो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं जो पहले निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सक्रिय उनको कौन करता है, HCl करता है। कौन कौन से, एक का नाम है पेप्सिन और एक है रेनिन। ठीक है, ये दोनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। काम कैसे करते हैं, तो बेसिकली पेप्सिन क्या करता है, तो हम पहले देखें कि खाने में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पेप्सिन किस में तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है। देखो प्रोटीन ऐसे छोटे छोटे एमिनो एसिड की एक बहुत बड़ी सी चेन होती है, इसके छोटे छोटे टुकड़े अब क्या कहलाएंगे, पेप्टाइड। ठीक है, तो जटिल को किस में तोड़ दिया, सरल में। काम किसने किया है, ये पेप्सिन ने किया है। वहीं अगर हम देखें दूसरा जो था उसका नाम क्या था, रेनिन। रेनिन जो है वो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो यानी कि किसको तोड़ेगा, मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, तो मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कैसीन। कैसीन एक क्या है, मिल्क प्रोटीन है। तो मिल्क प्रोटीन को रेनिन किस में तोड़ता है, पैरा कैसीन में तोड़ता है। और ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, रेनिन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन का पाचन अगर आपसे पूछा जाए तो आमाशय में होता है। तो हमने देखा पहले भोजन मुख गुहा में, दोबारा भोजन आमाशय में हुआ। अब हमारे पास भोजन का जो पाचन है, तीसरा स्थल है वो है छोटी आंत। ठीक है, क्योंकि हमें पता है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, वह अवशोषण भी, ये सारा काम किस में होगा, छोटी आंत में होगा। कैसे होता है, तो हम देखेंगे कि जो छोटी आंत होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें आई। छोटे आंत के अंदर एक तो आएगा अग्नाशयी रस, एक वहां पे आएगा पित्त रस, एक वहां पे क्या आएगा, आंत्रिय रस। ठीक है, और जब ये तीनों रस भोजन के ऊपर आके गिरेंगे, यानी कि तीनों रस यहाँ पे भोजन के ऊपर आके गिरेंगे, तो आप देखोगे इस भोजन का क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन होगा। और जिससे क्या निकलेंगे, बहुत सारे पोषक तत्व निकलेंगे और इन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाएगा। अवशोषित करके किसको दिया जाएगा, रुधिर को। और रुधिर इनको हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो मतलब अब एक चीज देखो, छोटे आंत के अंदर जो भोजन आया है वो कहाँ से आता है, आमाशय से आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि छोटे आंत में जो भोजन आया है वो कहाँ से आया है, आमाशय से आया है। और आमाशय में क्या था, HCl। तो HCl जो है भोजन के साथ मिलेगा और ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं, काइम। तो मतलब छोटी आंत के अंदर जो भोजन आता है उसको हम, छोटी आंत के अंदर जो भोजन आएगा वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। काइम क्या है, एक अम्लीय भोजन जो आमाशय से कहाँ आ रहा है, छोटी आंत के अंदर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि सारे ये बाकी के एंजाइम्स है वो किस तरीके से काम करेंगे। अब देखते हैं पहले पित्तरस क्या करता है। तो पित्तरस की बात करें तो पित्तरस का हमें पता है निर्माण कहाँ हुआ था, यकृत में। संग्रहण कहाँ हुआ, पित्ताशय में। ठीक है, और पित्तरस का अगर हम देखें कार्य क्या है,
तो भाई पित्तरस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पित्तरस का जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। पित्त वसा का पायसीकरण, वसा का पायसियन यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है। वसा का पायसीकरण का मतलब क्या होता है, वसा जो होती है बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, तो मतलब वसा के जटिल रूप को ये क्या करता है, सरल रूप में कन्वर्ट करता है, यानी कि वसा की जटिल अवस्था को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सरल अवस्था में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वसा का पायसीकरण कौन कर रहा है, पित्तरस कर रहा है। ठीक है, तो ताकि सरल अवस्था जब बन जाती है वसा की, तो उसके ऊपर एक एंजाइम जो बहुत ही जल्दी से क्रिया कर सकता है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम इस सरल अवस्था को बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, तोड़ देगा। ठीक है, तो मतलब वसा का अगर जटिल रूप होगा तो ये इसको नहीं तोड़ पाएगा, तोड़ पाएगा। ठीक है, जैसे ही पित्त रस की वजह से ये सरल अवस्था में आया, लाइपेज इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो मतलब वसा के पायसीकरण में पित्त रस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दूसरा कार्य अगर हम देखें तो पित्त रस जो क्या करता है, ये अग्नाशयी रस को सक्रिय करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि पित्त रस जो है वो अग्नाशय रस को सक्रिय करने का कार्य करता है। कैसे, जो पित्तरस होता है वो जो माध्यम कैसा बनाता है, हम बोल सकते हैं कि एल्केलाइन मीडियम बना देता है, क्योंकि अग्नाशय रस जो है ना वो अम्लीय माध्यम पे काम नहीं करते, तो माध्यम को क्षारीय बनाने का काम किसका होता है, पित्तरस का होता है। क्योंकि अम्लीय माध्यम में अग्नाशय रस कार्य नहीं करता। अग्नाशय रस कब काम करेगा, जब माध्यम क्षारीय होगा, और क्षारीय करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पित्तरस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर इसके अलावा क्या प्रेजेंट थे, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस की बात करें, अग्नाशय रस कहाँ से आता है, अग्नाशय जो कि हमारी पाचक ग्रंथि थी, अग्नाशय से क्या आया, अग्नाशयी रस। ठीक है, अग्नाशय रस के किस किस से मिलके बना, अग्नाशय रस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पहला एंजाइम अग्नाशय रस में होता है वो है एमाइलेज। ठीक है, अग्नाशय रस में बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम मैं कौन सा ले रही हूँ, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, ये देखें, एमाइलेज सेम वही काम करेगा जो बचा हुआ स्टार्च, देखो मुख्य गुहा में आप कितनी देर खाना रखते हो, बहुत थोड़ी देर, तो बाकी का जो स्टार्च है वो कहाँ पचेगा, छोटी आंत में, अग्नाशय रस उसको पचाएगा। स्टार्च को किस में तोड़ देगा, वही माल्टोज में तोड़ देगा, क्योंकि मुख्य गुहा में ये काम पूरा नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, और ये किसको तोड़ देगा, प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पेप्टाइड में, यानी कि आमाशय में भी सारा प्रोटीन नहीं टूटता। उसके बाद जो तीसरा एंजाइम है अग्नाशय रस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है काइमोट्रिप्सिन। नाम से पता चल रहा है ट्रिप्सिन का बड़ा भाई लग रहा होगा, तो मतलब ये सेम वही काम करेगा। ये भी कैसा काम करेगा, प्रोटीन जो है उसको किस में तोड़ेगा, पेप्टाइड में। ठीक है, तो सेम प्रोटीन जो है अभी तक टूट रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम है
carboxypeptidase, that is a very important part. Carboxypeptidase, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करता है, जो पेप्टाइड आए हैं इन पेप्टाइड को तोड़ेगा किसमें, अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो ये सबसे छोटी इकाई यही है प्रोटीन की, अमीनो अम्ल। उसके बाद में पांचवा एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो है लाइपेज। और लाइपेज तो सरल वसा पे काम कर सकता है, और सरल वसा पितरस ने बनाई थी। तो लाइपेज क्या करता है, वसा को तोड़ता है, पाइसीकृत वसा को तोड़ता है, किसके अंदर, मोनो ग्लिसराइड व वसीय अम्ल में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 जो पार्ट रहता है वो कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक पाचक एंजाइम है जो किसके ऊपर काम करता है। देखो, खाने को जब हम खाते हैं तो मान लो पादप कोशिका खाते हैं, तो पादप कोशिका पास केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि डीएनए व आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, अम्ल है। ठीक है, इनको वो किस में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइडेज में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। ठीक है, न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए को तोड़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से 6 एंजाइम, पाचक एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। उसके बाद अब देखो, अग्नाशयी रस ने किसको तोड़ा है, स्टार्च को भी तोड़ दिया, वसा को भी तोड़ दिया, और प्रोटीन और डीएनए आरएनए को भी तोड़ दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा रस है, आंतरीय रस। आंतरीय रस, ठीक है, आंतरीय रस के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये भी बहुत सारे एंजाइम से मिलके बना होता है, बहुत सारे एंजाइम इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है, देखो सबसे पहला एंजाइम जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो है माल्टेज। ठीक है, और माल्टेज आपको पता है क्या करेगा, माल्टेज तो सिंपल है, जो माल्टोज बना था स्टार्च को तोड़ने पे, उस माल्टोज को किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज तो सबसे छोटी इकाई है और इसको अवशोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद में सेकंड एंजाइम यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज भी एक एंजाइम है, और लैक्टेज क्या करता है, जो लैक्टोज होती है, ठीक है, लैक्टोज को किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा एंजाइम जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो है सुक्रेज। सुक्रेज का क्या काम होता है, सुक्रेज भी यही करता है, सुक्रोज को किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। तो आप देखो सबसे छोटी इकाई है ग्लूकोज, और इन ग्लूकोज को हम क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अभी और देखें और क्या क्या एंजाइम है। फोर्थ एंजाइम हमें यहाँ देखने को मिलेगा लाइपेज। लाइपेज नाम से पता चल रहा है किसको तोड़ेगा, वसा को तोड़ेगा, पाइसीकृत वसा को तोड़ेगा, किसमें, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। ठीक है, ग्लिसरॉल, और फिर इनको भी क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम कौन सा आएगा, वो है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस फिर यही काम करेंगे, ये टाइडेज व न्यूक्लियसाइडेज, ये क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड बने थे इनको किस में तोड़ देंगे, शर्करा में। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप
ठीक है। और नाइट्रोजन क्षारक में इनको फिर अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट जो हमारे पास एंजाइम होगा वो है डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड्स क्या करते हैं, जो पेप्टाइड होते हैं इन पेप्टाइड को किस में तोड़ देते हैं, अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं और इनको फिर क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे एंजाइम देखो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप देखोगे भोजन को पाचन कहाँ कहाँ हुआ है, मुख गुहा में, फिर आमाशय में, और पूर्ण पाचन हुआ है हमारे किसके अंदर, छोटे आंत में। ठीक है, तो मतलब पाचन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो भोजन है, भोजन का जो जटिल रूप है, ठीक है, भोजन के जटिल रूप को किसमें तोड़ा गया है, सरल रूप में, और वो क्या बनते हैं, पोषक तत्व बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, वसी अम्ल हो गए, ग्लिसरॉल हो गए इत्यादि। ये क्या है, पोषक तत्व। इन सबको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित। ये काम करने के लिए यहाँ पे काम कौन करते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, ये सारे एंजाइम कौन से वर्ग के होते हैं, हाइड्रोलाइसेज। हाइड्रोलाइसेज मतलब तोड़ने वाले प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो जल अपघटनकारी प्रकृति के होते हैं, जल अपघटनकारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो जटिल रूप कौन कौन सा था, देखो भोजन में जटिल रूप में क्या पाए जाते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट, और इसको पाचन करने के लिए कौन कौन से एंजाइम थे, एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज इत्यादि। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या मिलेगा हमें, प्रोटीन, जटिल रूप। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ेंगे ना तो इसका जो सरल रूप आएगा, इन सब से जो सरल रूप बनेगा वो हमें मिलेगा ग्लूकोज के रूप में। अब है प्रोटीन। प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या था, पेप्सिन था, ट्रिप्सिन था और काइमोट्रिप्सिन था इत्यादि। जब प्रोटीन को तोड़ा जाएगा तो ये इन एंजाइमों की सहायता से प्रोटीन का जो सरल रूप आएगा वो आएगा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के रूप में। और तीसरा जो हमारे पास है वो है वसा। वसा को पहले तो पायस्यीकृत किया जाएगा, और पायस्यीकृत कर पितरस से इसको पायस्यीकृत करते हैं, और फिर इसके ऊपर कौन सा एंजाइम आता है, लाइपेज आता है, और लाइपेज से वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है, और इसको पूरी तरह से पचा लिया जाता है। और लास्ट हमारे पास क्या रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए व आरएनए। इनको तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम थे, वो एंजाइम थे न्यूक्लियेज। ठीक है, और न्यूक्लियस तोड़ने के बाद में हमारे पास क्या बनते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, शुगर और प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फिर इनको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि खाने का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, और फिर इन पोषक पदार्थों को कौन अवशोषित करता है, ग्रहणी के छोटी आंत में ही अवशोषण करने के लिए छोटी छोटी ऐसे उंगलियानुमा प्रवर्ध नामक संरचना होती है जो कि इन सारी चीज़ों को अवशोषित कर लेती है। तो यानी कि पोषक तत्वों को अवशोषित कौन करेगा, छोटी आंत के अंदर ही ऐसे विलाई नुमा संरचना, उंगलियानुमा प्रवर्ध, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोला जाता है, ये अवशोषित करके किसको दे देगी, रुधिर को दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन जो चीज़ें नहीं पची है उनका क्या किया जाता है, उनको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत फिर जल और लवणों को अवशोषित कर लेगी, फिर अपचित पदार्थ को अस्थायी रूप से मलाशय में संग्रहित करती है, और उसके बाद में एक तंत्रिका प्रतिवृत्तीय के कारण फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी कि जो अपचित भोजन है वो कहाँ जाएगा,
बड़ी आंत में, बड़ी आंत इस अपचित से क्या ले लेगी, जल व लवण ले लेगी, और फिर बड़ी आंत से इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, मलाशय में। यहाँ पे वह अस्थाई संग्रहण किया जाएगा उसको, और फिर इस अपचित भोजन को किसके द्वारा, यानी कि तंत्रिका प्रतिवृत्ति के द्वारा इसे मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाएगा। मल द्वार से मल के रूप में बहिक्षेपण कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि भोजन का पहले क्या किया गया, भोजन को पहले अंतः ग्रहण किया गया, फिर बहुत सारी जगह उसको पाचन किया, फिर पाचित भोजन का अवशोषण या अवशोषित किया गया, उसके बाद में रुधिर के द्वारा उसको अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना, समांगीकरण, और पांचवा बहिक्षेपण, अपचित भोजन को बहिक्षेपित किया गया। तो इस तरीके से हम पाचन तंत्र को समझते हैं, मानव पाचन तंत्र को। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए तंत्र के साथ मिलेंगे, श्वसन तंत्र। इसके बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र कैसे बना है और ये किस तरीके का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए तंत्र के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।